जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में आप क्या देखने वाले हैं भैया। तो आप आज के इस क्लास में देखने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में आपको जो प्रत्येक सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आपने एजुकेशन लिया है, हिंदी लिया है, तो और आपका इसमें पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के दो दो पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र के भी आपके दो पेपर देने पड़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में। तो फिफ्थ सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र का ये पेपर 1 है, एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, ये लिखित क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्या है? लिखित क्वेश्चन पेपर है। मैं देखे आपके एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और 2-3 क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। गारंटी है यदि आप क्वेश्चन पेपर देख करके जाते हैं तो आप एकदम बहुत ही शानदार तरीके से टॉप लेवल की एकदम एग्ज़ाम आपका जाएगा। ठीक है, चलें आपको मैं बता देता हूँ। देखें, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ भी आपका लिखित एग्जाम होने वाला है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सबके सिलेबस सेम होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर सभी के लिए है, और ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है। कब का है? 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर 2024 एग्ज़ाम, 2025 एग्ज़ाम और 2026 एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चले 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा लिखने के लिए। बहुत ही कम ऐसे कॉलेज हैं जहां आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है ये सभी कॉलेज में सेम रहता है। ठीक है, 75 ही रहता है। चले आगे बढ़ते हैं। देखें, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर आगे ज़रूर सेंड कर देंगे, ताकि आपके दोस्त जो भी आपसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पर, वो अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर प्राप्त कर लें बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का, और एग्ज़ाम आने से पहले एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, चले आपके 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों मैं बता दूं, इस जो अति लघु होता है इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका हमें 100 शब्दों में उत्तर चाहिए, और ज़्यादातर कॉलेज में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, इन्होंने कहा है कि 100 शब्दों में उत्तर देना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, चलिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में, उनको 250 शब्दों में उत्तर देना होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको 500 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं क्लास दोस्तों। चले पहला आपका प्रश्न पूछा गया है मापन का अर्थ। ठीक है, मापन का अर्थ, मापन की परिभाषा, ये आपका 100% इम्पोर्टेंट है, इसे एकदम रट डालना है। और मैं इसका उत्तर अभी बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन पेपर आपसे साझा कर लूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलें एकदम इसे तैयार कर लेना है, मापन का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलें पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। इसमें दूसरा प्रश्न है मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन का अर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपका 100% रट डालना है। सतत चर क्या होता है, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन 2023 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता हूँ, मैं रिकमेंड हमेशा करूँगा कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सभी को एकदम अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, लिख कर तैयार करिए, ताकि आप जब भी एग्जाम में जाए तो एकदम शानदार तरीके से लिख सकें। ठीक है, चलें दूसरा है सतत चर। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, आपको इन सभी का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें चौथा प्रश्न है आपका वेरिएबल्स एरर्स, यानी चर त्रुटियां क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो स्किप कर देंगे, 2-3 बार केवल इसे लिख करके पढ़ लेंगे। ठीक है, एज नॉर्म्स यानी आयु मानक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 में आ सकता है। ठीक है, इसे एकदम तैयार कर लेना है। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि का अर्थ एकदम 100% गारंटी है, इसे एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है सॉरी, डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं और लघु में भी आपके उत्तर पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अगला है 7वां प्रश्न आपका है व्यक्तित्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ
पर्सनालिटी 100% इसे भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं इसका उत्तर बताऊंगा। अगला है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होते हैं, ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने में ही खुश रहते हैं, लेकिन ये सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है अकेले कमरे में रहते हैं। ठीक है, और जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति जो होते हैं वो एकदम फटाफट जो मुंह में आता है बोल देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही उसे भी तैयार कर लेंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है दोस्तों, 9वां प्रश्न है आपका, सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सामाजिक बुद्धि का आपका ये एकदम 100% हमें लग रहा है इस बार आएगा, क्योंकि देखिए सोशल से संबंधित है, सामाजिक से, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये। ठीक है, तैयार कर लेंगे। अब क्षमता का अर्थ, मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड, ये क्या होता है, किसी भी कार्य को करने की कुशलता होती है ये। ठीक है, तो ये भी हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार लिख करके पढ़ेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इसे 3 बार लिखते हैं तो गारंटी है एकदम, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, याद करने का सबसे सटीक तरीका यही है, रट्टा मत मारिए। 2-3 बार अगर आप लिख लिए तो एकदम समझ लीजिए आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखें सेक्शन बी, खंड ब में आपके लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 200 शब्दों में उत्तर देना होता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि 250 शब्दों में उत्तर देना। ठीक है, तो चले पहले मैं आपको सेक्शन ए यानी खंड अ के जितने भी प्रश्न मैंने बताया है सभी के उत्तर पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपके खंड ब के बारे में चर्चा करूँगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले हैं। ठीक है, चले पहले मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। चले दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, मापन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन में जो काम के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। डाउनलोड करके एग्जाम से पहले नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं बीए सेमेस्टर वाला के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी एकदम धमाकेदार तैयारी करेंगे। ठीक है, 6 सेमेस्टर के भी क्लासेस कराए हैं मैंने, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चले इसमें आपका पूछा गया है मापन का अर्थ क्या होता है। देखिए मापन का अर्थ है किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, योग्यता, दृष्टिकोण या व्यवहार। मापन का अर्थ क्या है, अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का ज्ञान, कौशल, उसकी योग्यता, दृष्टिकोण यानी देखने की नज़रिया और उसका व्यवहार। ठीक है, इन सभी निश्चित मानकों के अनुसार संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना होता है, वही मापन होता है। ठीक है, मापन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया के प्रभावों को समझा जा सकता है। ठीक है, यानी जो मेजरमेंट है इसके माध्यम से जो शिक्षण है यानी पढ़ाने या पढ़ने की प्रक्रिया है उनके प्रभावों को समझा जा सकता है मापन से। ठीक है, कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं। ठीक है, और यह पता लगाया जा सकता है कि जो छात्र है कितनी जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, अभी मैंने जो इसके पहले बताया आपको। ठीक है, देखिए मापन में परीक्षण, मूल्यांकन और आंकड़ों का उपयोग किया जाता है ताकि सीखने की प्रगति और प्रदर्शन को मापा जा सके। उम्मीद है साथियों आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लीजिए। ठीक है, गैलरी में रहेगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, मूल्यांकन की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो मूल्यांकन सीखने के साथ साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के सर्वांगीण विकास व संपूर्ण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के साथ यानी पढ़ाने के साथ साथ या पढ़ने के साथ साथ शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं तथा उन्हें क्रियान्वित रूप में छात्रों द्वारा उनके ज्ञान व व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उस सबकी विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्राविधियों द्वारा निरंतर जांच पड़ताल, मापन, व्याख्या आदि किया जाना है। ठीक है, ये मूल्यांकन की परिभाषा है दोस्तों।
चले अगला है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। सतत चर क्या होते हैं? तो सतत चर वे चर हैं जिनके मान किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु पर हो सकते हैं। इन चरों के बीच कोई अंतराल नहीं होता है और वे अनंत संभावित मान ले सकते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण क्या हैं देखें। इसका उदाहरण जैसे ऊंचाई हो गया, ठीक है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट 11.5 इंच हो सकती है, ठीक है। तो 5 फीट 11.51 इंच या 5 फीट 11.511 इंच ले सकते हैं, ठीक है। चलें, वजन के आधार पर किसी व्यक्ति का वजन मान लीजिए 65.2 किलोग्राम हो सकता है, तो या फिर 65.21 किलोग्राम या फिर 65.211 किलोग्राम, इसी तरह से, ठीक है। जैसे समय में हो गया, समय को सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड आदि में मापा जा सकता है और इसके बीच में कोई अंतराल नहीं होता है। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि सतत चर वे चर होते हैं, ठीक है, जिनके मान किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु पर हो सकते हैं। इन चरों के बीच कोई अंतराल नहीं होता है और वे अनंत संभावित मान ले सकते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पर आपको बता रहा है, जैसे मान लीजिए तापमान है, तापमान को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापा जा सकता है, लेकिन इसके बीच में कोई अंतराल नहीं होता, ठीक है। चलें, इसमें चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, चर त्रुटियाँ क्या है, वेरिएबल्स एरर्स क्या होते हैं। देखिए, चर त्रुटियों का सीधा मतलब है, ठीक है, चर त्रुटियों का सीधा मतलब है जब हम किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डेटा एकत्रित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस प्रक्रिया में अगर हम कोई डेटा एकत्रित करते हैं, कोई जानकारी एकत्रित करते हैं, तो उस डेटा या फिर उस जानकारी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे निष्कर्षों को प्रभावित करती हैं, जो हमारे रिजल्ट को प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये त्रुटियां आमतौर पर मापन के दौरान होती हैं, यानी मापने के दौरान, ठीक है, और वे हमारी परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता को कम कर सकती हैं, ठीक है। चलें, आयु मानक क्या है, एज नॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए, आयु मानक एज नॉर्म्स का अर्थ है विभिन्न आयु समूहों के लिए सामान्य रूप से अपेक्षित व्यवहार, विकासात्मक क्षमताएं या उपलब्धियां, ठीक है। ये मानक इस बात का संकेत देते हैं कि किसी विशेष आयु के व्यक्ति के सामान्य रूप से क्या अपेक्षा की जा सकती है। आयु मानक अक्सर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बचपन है, तो इस अवधि में यानी बचपन में शारीरिक विकास, भाषा कौशल और मोटर कौशल के मानक तय किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 वर्षीय बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि वह बैठ सके, रेंग सके और कुछ शब्द बोल सके, ठीक है। किशोरावस्था में जैसे आप समझ सकते हैं कि भावनात्मक और सामाजिक विकास के मानक निर्धारित होते हैं किशोरावस्था में। जैसे कि 13-14 साल में किशोर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भावनात्मक नियंत्रण और आत्मनिर्भरता में सुधार करेंगे, ठीक है। चलें, अगला है वयस्कता। इस चरण में जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिपक्वता और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता के मानक होते हैं। जैसे कि 25 से 30 साल के वयस्क से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक पेशेवर करियर में स्थिरता प्राप्त करेंगे, सामाजिक संबंधों को साझेदारी से निभाएंगे, ठीक है। चलें, अगला है, छठा है आपका बुद्धि की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस। देखें, बुद्धि का समानार्थी शब्द क्या होता है, समझदारी, ठीक है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जिसको जटिल समस्याओं को सुलझाने या निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धिमानी से निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता। समझदारी से तात्पर्य क्या है, दृढ़ता, विवेक और बुद्धि के साथ निर्णय लेने की विश्वसनीय क्षमता, ठीक है। जो सर फ्रांसिस गाल्टन हैं, इन्होंने 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पर काम किया था, ठीक है। अच्छा, इनकी जो हेरिडेटरी जीनस बुक है, इस बुक में सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि के बारे में बताया था, ठीक है। चलें, 7वां प्रश्न आपका इसमें दोस्तों पूछा गया था, व्यक्तित्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का अर्थ होता है, ठीक है, व्यक्तित्व का अर्थ होता है किसी, अच्छा, जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो को करिकुलर कोर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर देना होता है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं। चले, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी का अर्थ है किसी व्यक्ति के विशेष गुणों, व्यवहारों, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी का अर्थ क्या है? अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का जो गुण है, उसका जो व्यवहार है, उसके जो विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, सभी को संगठित रूप में जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाता है, ठीक है। इसमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके शामिल होते हैं जो समय और परिस्थितियों के साथ लगातार बने रहते हैं, ठीक है। देखें, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के सुसंगठित एवं गतिमान संगठन हेतु किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे अल्पोर्ट महोदय हैं, ठीक है, बहुत ही इनका नाम पूछा जाएगा जब 6 सेमेस्टर में जाएंगे आप, तो को करिकुलर में इनका नाम बहुत ही फेमस है, ठीक है, इनका पूछा जाता है। इन्होंने क्या कहा था पर्सनालिटी को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर, ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, ठीक है। चलें, अब इसमें आपका 7वां प्रश्न पूछा गया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एक ऐसे व्यक्तित्व प्रकार है जिसमें व्यक्ति अधिकतर अपनी आंतरिक दुनिया में केंद्रित रहता है, ठीक है, खुद में एकदम मगन रहेगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, ठीक है, और बाहरी दुनिया से कम संपर्क करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति अक्सर शांत, विचारशील और आत्मनिरीक्षण में रुचि रखते हैं, ठीक है, आपके गांव में भी होंगे ऐसे व्यक्ति, ठीक है। उन्हें सामाजिक गतिविधियों से जल्दी थकान महसूस होती है और वे अकेले या सीमित लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, ठीक है। देखें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि वे सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते या सामाजिक रूप से अनुकूल नहीं होते, वे सिर्फ अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अकेले समय की आवश्यकता महसूस करते हैं, ठीक है। चलें, आपका इसमें 9वां प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि क्या है? देखिए, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसे सामान्य मानविक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता से दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है। इसमें सामाजिक कौशलता काफ़ी अच्छी होती है, यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नेता बन जाते हैं, ठीक है। चलें, इसमें 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, अभिक्षमता का अर्थ, मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड। देखें, एप्टीट्यूड अभिक्षमता क्या होता है? इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यता, क्षमता जिससे वह विशेष कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकता है, ठीक है। यह एक ऐसी मानसिक और शारीरिक विशेषता होती है जो किसी व्यक्ति को विशेष कार्यों या विषयों में सफल होने की संभावना को दर्शाती है। अभिक्षमता जन्मजात हो सकती है, यानी एप्टीट्यूड जो है ये जन्मजात हो सकती है, लेकिन इसे अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से भी विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति में गणित, संगीत, खेल या भाषाओं में विशिष्ट अभिक्षमता हो सकती है। यह योग्यता व्यक्ति के करियर विकल्पों और जीवन में सफलता के रास्तों को प्रभावित करती है, ठीक है दोस्तों। मैंने 10 प्रश्न आपको बता दिए हैं जो अति लघु उत्तरी में प्रश्न पूछे गए थे। अब चलिए खंड ब में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, खंड ब में इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो सेक्शन सी है यानी खंड स है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसमें मैंने आपके खंड अ का, ठीक है, खंड अ में मैंने जितने भी प्रश्न थे 10 प्रश्न, मैंने 10 के उत्तर बता दिए हैं। आप लोग PDF डाउनलोड करके शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए खंड बी यानी आपका सेक्शन बी, ठीक है, इसमें अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए होंगे या 8 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है, केवल 3 ही करना, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, ठीक है। चलें, यहाँ पर आपका दिया है
मापन तथा मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम तैयार करना है। या फिर मैं जब मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा महासंग्राम क्लासेस, तो आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूँगा, ठीक है। चलें, फिलहाल के लिए अभी मैं आपका क्वेश्चन पेपर में बता देता हूं, तब तक आप लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मापन के त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। तो एक्सप्लेन द एरर्स ऑफ मेजरमेंट, तो ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे लिख करके पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, अच्छे मानकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नॉर्म्स, ठीक है। ये भी हमेशा नहीं पूछा जाता है आपका, 2-3 बार लिख करके पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, 5वां प्रश्न है, परीक्षण के मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द टेस्ट, तो ये इम्पोर्टेंट है 2024 के एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। परीक्षण के मूल्यांकन का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप इसे कम से कम 3-4 बार इसे लिख करके पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी, इसे 100% लिख करके तैयार कर लेंगे, रट डालेंगे, ठीक है। चलें, अगला है, बुद्धि के मापन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। बुद्धि के मापन का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इसे तैयार कर लेंगे 100%। अगला आपका, अभिक्षमता परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% इसे तैयार कर लेंगे। चले, अगला प्रश्न आपका क्या है, अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पर्सनालिटी, ठीक है। तो 2024 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है यह इंपॉर्टेंट है 100%, ठीक है। बाकी आप 3-4 बार इसे लिख करके पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है आपका, अगला सेक्शन सी है, खंड स, ठीक है। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, इसमें आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर पूरे कॉलेज में लगभग 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 2 करने होते हैं या फिर 1 करने होते हैं, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नियम होते हैं। तो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और 1 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, देखें यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, 1 क्वेश्चन आप लिखेंगे आपको 15 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न है, समप्राप्ति परीक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य सोपानों का वर्णन कीजिए। समप्राप्ति परीक्षण, ठीक है। तो आप इसे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट है, संवेगात्मक बुद्धि के मापन एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप इसे 100% तैयार करेंगे, ठीक है। अगला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे एकदम तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलें, हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप केवल पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, लेकिन लिखते ज़रूर हैं, अच्छी बात है। चलें, लास्ट प्रश्न है, प्रक्षेपीय प्रविधियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। तो प्रक्षेपी विधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे आप 100% तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपका जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, इसे मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है खंड, इसको मैंने बता दिया। अगर किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है आपके बुक में, नहीं मिल रहा है, सीरीज में नहीं मिल रहा है, सीरीज में जैसे आप लेते हैं राजेंद्र हो गया, यूपीएस से पढ़ते होंगे, कितने बच्चे अलग अलग सीरीज आती हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे, कहीं भी उत्तर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम में आइए आप। टेलीग्राम में उसमें कमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया रहता है, आप ऑप्शन में अपने प्रश्न को टाइप करके लिख दीजिए कि सर इसका उत्तर बता दीजिए, तुरंत आपको उत्तर उसका दे दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ही चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, मापन के त्रुटियों की व्याख्या कीजिए, तो आप इसे कॉपी करके टेलीग्राम में आइए, वहाँ पेस्ट कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप टेस्ट यहाँ पर, ठीक है, लिख करके आप भेज दीजिए, बोलिए कि सर इसका उत्तर बता दीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चले, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।